माइकल जैक्सन ने संगीत उद्योग में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। पॉप संगीत के बादशाह माइकल जैक्सन की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। अब दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं कि माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई है। शव के अपहरण को लेकर काफी चिंता थी। शव के साथ बर्बरता की गई। यह माइकल जैक्सन था जो नशे के प्रभाव में था और कॉनराड मरे को अभी भी ये बातें पता थीं और वे उसे ये दवाएं और ये नशीले पदार्थ देते रहे। माइकल जैक्सन सिर्फ पॉप संगीत के बादशाह नहीं थे, वे एक सांस्कृतिक प्रतीक थे जिन्होंने संगीत, नृत्य और मनोरंजन में क्रांति ला दी। हालांकि प्रसिद्धि के पीछे संघर्ष, पुनर्निर्माण और अद्वितीय जीत का जीवन था, इसलिए मैं इसे लूंगा और इसे ट्रैक के लिए मुख्य आधार के रूप में उपयोग करूंगा और एक बाल कलाकार के रूप में उनके उदय से लेकर एक वैश्विक घटना के रूप में उनकी विरासत तक सभी ध्वनियों का निर्माण करूंगा और उनकी सीलबंद कब्र का रहस्य, यह अनुशासन प्रिय जो अपने बच्चों से पूर्णता की मांग करते थे, अक्सर अपने नियमों को लागू करने के लिए शारीरिक दंड का सहारा लेते थे। माइकल ने बाद में खुलासा किया कि वह अपने पिता की बेल्ट के निरंतर भय में रहते थे, लेकिन कठिनाइयों के बीच माइकल की असाधारण प्रतिभा सिर्फ 5 साल की उम्र में चमक उठी। वह अपने भाइयों के साथ एक संगीत समूह में शामिल हो गए जो अंततः जैक 5 बन गया। माइकल की मां कैथरीन ने उनके उपहार को पहचाना और इसे पोषित किया, यहां तक कि उन्होंने परिवार का समर्थन करने के लिए सीयर्स में लंबे समय तक काम किया। त्रासदी जल्दी हुई जब माइकल के छोटे भाई ब्रैंडन की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। दर्द के बावजूद जैक्सन परिवार ने 1965 को सहन किया। माइकल जैक्सन 5 के प्रमुख गायक बन गए थे। उनकी भावपूर्ण आवाज और विद्युतीय नृत्य चालें स्थानीय प्रतिभा शो में दर्शकों को लुभाती थीं। समूह का बड़ा ब्रेक 1967 में आया और जैक्सन 5 रातों रात सनसनी बन गया। सिर्फ 11 साल की उम्र में माइकल एक निर्विवाद सितारा था। उसकी करिश्माई गायन रेंज और मंच उपस्थिति ABC, द लव यू सेव और आई विल बी देयर जैसी बेजोड़ हिट थी, जिसके बाद जैक्सन 5 का दर्जा 87 के दशक के सबसे सफल समूहों में से एक के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन माइकल के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसका एकल कैरियर क्षितिज पर मंडराने लगा था, जो और भी अधिक ऊंचाइयों और चुनौतियों का वादा कर रहा था। उसके शुरुआती जीवन की कठिनाइयों ने उसके भीतर एक अटूट दृढ़ संकल्प पैदा किया था, एक दृढ़ संकल्प जो उसे पॉप का राजा बनने के लिए प्रेरित करेगा और संगीत की सूरत हमेशा के लिए बदल देगा। स्टूडियो सत्रों से लेकर वैश्विक स्टारडम तक सिर्फ 13 साल की उम्र में माइकल जैक्सन ने एक एकल कैरियर शुरू किया जो संगीत उद्योग को फिर से परिभाषित करेगा। उनका पहला एकल 1771 में जारी हुआ एल्बम का पहला सिंगल डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ अपनी संक्रामक धुन और माइकल के हस्ताक्षर वाले फाल्सेटो के साथ तुरंत क्लासिक बन गया। इसने माइकल को अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार दिलाया और एक ऐसे एल्बम के लिए मंच तैयार किया जिसकी दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। लेकिन माइकल अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे। 1982 में उन्होंने थ्रिलर रिलीज किया जो 66 मिलियन प्रतियों की अनुमानित बिक्री के साथ अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। एल्बम का प्रभाव सिर्फ व्यावसायिक नहीं था बल्कि सांस्कृतिक भी था। बिली जीन और बीट इट जैसे गानों के लिए माइकल के संगीत वीडियो में कई फिल्में थीं, जिनमें ग्राउंड ब्रेकिंग डांस रूटीन और विशेष प्रभाव थ्रिलर वीडियो विशेष रूप से 14 मिनट की डरावनी थीम वाली मास्टरपीस थी, जिसने जॉन लैंडिस द्वारा निर्देशित संगीत वीडियो उद्योग में क्रांति ला दी। इसमें माइकल को एक वेयरवुल्फ और एक जॉम्बी के रूप में दिखाया गया था, जो उनके अविश्वसनीय नृत्य कौशल को दर्शाता था और उन्हें एक वैश्विक आइकन में बदल देता था। एल्बम की सफलता चौंका देने वाली थी। यह बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 1 पर 37 सप्ताह तक रहा और 1984 के ग्रैमी अवार्ड्स में 7 शीर्ष 10 एकल का निर्माण किया। थ्रिलर ने वर्ष के एल्बम सहित रिकॉर्ड तोड़ 8 पुरस्कार जीते। माइकल के लाइव प्रदर्शन भी उतने ही प्रसिद्ध थे। 1983 में एमटाउन 25वीं वर्षगांठ विशेष के दौरान पहली बार किया गया। उनका मून वॉक अब तक के सबसे प्रतिष्ठित डांस मूव्स में से एक बन गया। बीटल्स गीत सूची के अधिकार 47.5 मिलियन में पॉल मैकार्टनी से भी अधिक बोली लगाकर प्राप्त किए।
इस अधिग्रहण से माइकल को संगीत के इतिहास के कुछ सबसे मूल्यवान गीतों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। 1991 में उन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड तोड़ $65 मिलियन का अनुबंध किया, जो उस समय का सबसे बड़ा अनुबंध था। इस अनुबंध में उनके अगले 6 एल्बमों में से प्रत्येक के लिए $5 मिलियन की अग्रिम राशि और 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकने वाले प्रत्येक एल्बम के लिए $1 मिलियन शामिल थे। माइकल विज्ञापनों की दुनिया में भी अग्रणी बन गए। उन्होंने 1983 में पेप्सी के साथ $5 मिलियन का अनुबंध किया, जिसमें विज्ञापनों की एक श्रृंखला और विजय दौरे का प्रायोजन शामिल था। यह साझेदारी एक बड़ी सफलता थी और परिणाम स्वरूप प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ पेप्सी की बाजार हिस्सेदारी में 8% की वृद्धि हुई। 1995 में माइकल की वित्तीय शक्ति में केवल वृद्धि ही जारी रही। उन्होंने अपने एटीवी संगीत सूची को सोनी म्यूजिक के प्रकाशन विभाग के साथ विलय कर दिया और सोनी एटीवी संगीत प्रकाशन का निर्माण किया। नई कंपनी के पास 2,50,000 से अधिक गीतों का नियंत्रण था। 2009 में अपनी मृत्यु के समय तक एल्विस प्रेस्ली, बॉब डिलन और टेलर स्विफ्ट के हिट माइकल जैक्सन की कुल संपत्ति लगभग $500 मिलियन आंकी गई थी, जिससे वे इतिहास के सबसे धनी संगीतकारों में से एक बन गए। उनके संगीत और उनके व्यापारिक सौदों ने उद्योग के लिए नए मानक स्थापित किए थे और उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। बाधाओं को तोड़ते हुए परिवर्तन ने स्टारडम को आकार दिया। जैसे जैसे माइकल जैक्सन की प्रसिद्ध वायुमंडलीय स्तरों पर पहुंची, उन्होंने कई व्यक्तिगत और स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया, जिससे उनका करियर पटरी से उतरने की आशंका थी। 1980 के दशक के मध्य में उनके रूप रंग में बदलाव के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। एक बार मध्यम भूरे रंग की उनकी त्वचा तेजी से पीली होती जा रही थी। अटकलें तेज हो गईं। कुछ लोगों ने उन पर अपनी त्वचा को सफेद करने का आरोप लगाया। वास्तव में माइकल विटिलिगो से पीड़ित थे। 1985 में उन्होंने लियोनेल रिची के साथ मिलकर वी आर द वर्ल्ड गीत लिखा, जो अफ्रीका में अकाल राहत के लिए $67 मिलियन से अधिक की राशि एकत्रित करने वाला एक चैरिटी एकल था। इस गीत में स्टीव वंडर, पॉल साइमन और टीना टर्नर सहित कई ऑल स्टार संगीतकारों ने काम किया था और यह उसी वर्ष वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गया था। माइकल अपने भाइयों के साथ विजय यात्रा पर निकले, जिसने $75 मिलियन से अधिक की कमाई की और टिकट बिक्री और उपस्थिति के लिए नए रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने यूनाइटेड नीग्रो कॉलेज फंड और मेक ए विश फाउंडेशन जैसे चैरिटी को लाखों डॉलर दान करके अपने परोपकारी कार्य भी जारी रखे। लेकिन मीडिया की जांच केवल तभी तेज हुई जब माइकल की उपस्थिति में लगातार बदलाव आया और अत्यधिक प्लास्टिक की अफवाह फैली। सर्जरी और त्वचा विरंजन ने 1987 में उनकी संगीत उपलब्धियों को ढक दिया। उन्होंने बैड एल्बम जारी किया, जिसमें 5 नंबर 1 एकल थे और दुनिया भर में इसकी 35 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। फिर भी मीडिया का अधिकांश ध्यान उनके बदले हुए रूप और तेजी से विलक्षण व्यवहार पर केंद्रित था। प्रसिद्धि की कीमत, घूमती अफवाहों और विवादों की छाया में सुर्खियों में कला का निर्माण माइकल जैक्सन की कलात्मक रोशनी मंद होने से इनकार कर दिया। भले ही मीडिया ने उनके हर कदम और उपस्थिति का विश्लेषण किया, किंग ऑफ पॉप ने रचनात्मकता और मनोरंजन की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। 1986 में उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं जॉर्ज लुकास और फ्रांसिस फोर्ड कोपा के साथ मिलकर कैप्टन यो का निर्माण किया। दर्शकों को मोहित कर लिया और मीडिया द्वारा उनके निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद मनोरंजन उद्योग में माइकल की स्थिति को एक ट्रेल ब्लेजर के रूप में और मजबूत किया। माइकल 1987 में अपनी कला पर केंद्रित रहे। उन्होंने 5 वर्षों में अपना पहला स्टूडियो एल्बम बैड रिलीज किया। इस एल्बम में उनके पिछले काम की तुलना में अधिक कठोर और आक्रामक ध्वनि दिखाई दी, जिसमें स्मूथ क्रिमिनल और डर्टी डायना जैसे गाने थे, जो सामाजिक टिप्पणी और यौन राजनीति के विषयों की खोज करते थे। मार्टिन स्कोर द्वारा निर्देशित बैड वीडियो सहित लघु फिल्मों के साथ एल्बम कई उत्कृष्ट कृतियां थीं, जिन्होंने संगीत वीडियो प्रारूप की सीमाओं को आगे बढ़ाया। लोकप्रिय संस्कृति पर माइकल का प्रभाव निर्विवाद था। उनके हस्ताक्षर, नृत्य चालें, फैशन विकल्प और मुखर शैली ने दुनिया भर के अनगिनत कलाकारों और प्रशंसकों को प्रेरित किया। उन्होंने संगीत उद्योग में नस्लीय बाधाओं को तोड़ा और बच्चों के साथ संबंधों के बारे में मीडिया में चर्चा होती रही,
जो अक्सर उनकी संगीत उपलब्धियों को ढक लेती थी। यह एक ऐसा बोझ था जो उनके पूरे करियर में उन पर भारी पड़ता रहा, जबकि उन्होंने थ्रिलर युग को बनाना और प्रेरित करना जारी रखा, जिसने पॉप के नियमों को फिर से लिखा। 1980 का दशक माइकल जैक्सन के लिए अद्वितीय सफलता और उपलब्धि का समय था। 1987 में उन्होंने थ्रिलर का बहुप्रतीक्षित अनुवर्ती एल्बम रिलीज किया। यह एल्बम बहुत बड़ी सफलता थी, जिसमें बिलबोर्ड हॉट 100 के 5 नंबर 1 एकल शामिल थे, जिनमें आई जस्ट कांट स्टॉप लविंग यू और मैन इन द मिरर शामिल थे। दुनिया भर में इसकी 35 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं और माइकल की स्थिति को इस एल्बम का समर्थन करने वाले ग्रह के सबसे बड़े सितारे के रूप में स्थापित किया। माइकल ने अपना पहला एकल विश्व दौरा शुरू किया। विश्व दौरा एक बहुत बड़ा उपक्रम था। 1988 में जबरदस्त डांस रूटीन माइकल ने अपनी आत्मकथा मून वॉक जारी की, जिसमें उनके निजी जीवन और रचनात्मक प्रक्रिया की एक दुर्लभ झलक पेश की गई। यह पुस्तक एक बेस्ट सेलर थी, जिसके रिलीज होने के पहले वर्ष में 5 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। इसने माइकल की कलात्मक दृष्टि और उनके संगीत और प्रदर्शन में पूर्णता की उनकी अथक खोज की गहराई को उजागर किया। उसी वर्ष माइकल ने सांता बारबरा काउंटी, कैलिफोर्निया में एक विशाल खेत खरीदा, जिसका नाम उन्होंने नेवरलैंड वैली रखा। 2700 एकड़ की संपत्ति वाले रैंच में एक निजी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर और मूवी थिएटर था, और यह माइकल की सफलता और विलक्षणता का प्रतीक बन गया। यह एक ऐसा स्थान था जहां वह प्रसिद्धि के दबाव से पीछे हट सकते थे और अपने बच्चों की तरह आश्चर्य और रचनात्मकता की भावना का आनंद ले सकते थे। अपनी अविश्वसनीय उपलब्धियों के बावजूद माइकल नए चुनौतियों और अवसरों के लिए भूखे रहे। 1989 में उन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड तोड़ $65 मिलियन का अनुबंध किया, जो उस समय किसी रिकॉर्डिंग कलाकार के लिए सबसे बड़ा था। इस सौदे में उनके अगले 6 एल्बमों में से प्रत्येक के लिए $5 मिलियन की अग्रिम राशि और प्रत्येक एल्बम के लिए $1 मिलियन का बोनस शामिल था, जिसकी 1980 के दशक तक 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं। माइकल जैक्सन अपने करियर के शिखर पर थे। उन्होंने संगीत उद्योग को फिर से परिभाषित किया था और दुनिया भर में लाखों लोगों के प्रिय वैश्विक प्रतीक बन आने वाले वर्षों में दोहरी जिंदगी, पॉप स्टार और निजी आत्मा, माइकल जैक का करियर वायुमंडलीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनका निजी जीवन तेजी से जटिल और विवादास्पद हो गया। 1994 में उन्होंने रॉक एंड रोल लीजेंड एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिसा मैरी प्रेस्ली से शादी करके दुनिया को चौंका दिया। इस विवाह को मीडिया और जनता से संदेह और अटकलों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने रिश्ते की प्रामाणिकता और माइकल की मंशा पर सवाल उठाया। पर जरेने के बावजूद माइकल ने अपने संगीत और परोपकारी प्रयासों को आगे बढ़ाना जारी रखा। 1995 में उन्होंने इतिहास, अतीत, वर्तमान और भविष्य पुस्तक एक एल्बम जारी किया, एक डबल डिस्क सेट, जिसमें नई सामग्री के साथ उनके महानतम हिट शामिल थे। एल्बम का मुख्य एकल चीख उनकी बहन जेनेट जैक्सन के साथ एक युगल गीत उनके निजी जीवन के मीडिया के निरंतर कवरेज का एक चुनौतीपूर्ण जवाब था। इतिहास एल्बम ने संगीत उत्पादन और प्रचार के क्षेत्र में एक वैश्विक हिट, कई देशों में नंबर 1 पर पहुंचना और वनों की कटाई और पशु कल्याण जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हालांकि माइकल को अपने निजी जीवन में चुनौतियों और विवादों का सामना करना जारी रहा। लिसा मैरी प्रेस्ली से उनका विवाह 1996 में तलाक में समाप्त हो गया। उसी वर्ष एक परिवार शुरू करने पर बेवफाई और असहमति की अफवाहों के बीच माइकल ने अपनी दूसरी पत्नी डेबी रो से विवाह किया, जो एक नर्स थी, जिससे वह अपने त्वचा विशेषज्ञ के माध्यम से मिले थे। इस जोड़े के 2 बच्चे थे, प्रिंस और पेरिस। 1999 में तलाक लेने से पहले इस अवधि के दौरान माइकल की शारीरिक उपस्थिति और व्यवहार मीडिया और जनता के लिए आकर्षण और चिंता का स्रोत रहा। उनकी बढ़ती पीली त्वचा, पतली नाक और एकांत प्रिय जीवन शैली ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अफवाहों और अटकलों को हवा दी। कुछ ने उन पर अपनी काली पहचान को मिटाने की कोशिश करने का आरोप शीर्षक ट्रैक, एक जानलेवा मोहक महिला के बारे में एक गहरा और औद्योगिक प्रभाव वाला गीत, एक वैश्विक हिट बन गया
और 20वीं सदी के अंत में एक संगीत प्रवर्तक के रूप में माइकल की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। माइकल जैक्सन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मनोरंजनकर्ताओं में से एक रहे। भले ही उनका निजी जीवन और सार्वजनिक छवि विवाद और अटकलों से भरी हुई थी, उनका संगीत और कलात्मकता लाखों लोगों को प्रेरित और मोहित करती रही। लेकिन उनके अथक कार्य, नैतिकता और प्रसिद्धि के दबाव का असर उन पर पड़ा। इस अवधि की चुनौतियों और जीत को दिखाने की शुरुआत ने उनके उल्लेखनीय जीवन और करियर के अंतिम दुखद अध्याय के लिए मंच तैयार किया। प्रसिद्धि की कीमत न्याय के लिए लड़ाई, क्योंकि माइकल जैक्सन की प्रसिद्धि और प्रभाव अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया। साथ ही वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 1993 में उन पर जॉर्डन चैंडलर नामक एक 13 वर्षीय लड़के ने बाल शोषण का आरोप लगाया। आरोपों ने मनोरंजन उद्योग और व्यापक जनता के बीच सदमे की लहरें पैदा कर दी और माइकल ने खुद को मीडिया की आंख के केंद्र में पाया, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी बेगुनाही बनाए रखी। माइकल ने अंततः चैंडलर परिवार द्वारा लाए गए दीवानी मुकदमे का निपटारा अदालत के बाहर किया। कथित तौर पर उन्हें $22 मिलियन का भुगतान किया। समझौते को कुछ लोगों ने अपराध की स्वीकृति के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे एक लंबे और संभावित रूप से हानिकारक परीक्षण से बचने के लिए 1996 में माइकल को एक और कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब उनके पूर्व व्यापारिक साझेदारों स्टीवन हफलिन और अर्नोल्ड क्लीन ने एक असफल कॉस्मेटिक्स वेंचर को लेकर उन पर मुकदमा दायर किया। मुकदमा अंततः अदालत के बाहर सुलझा लिया गया, लेकिन यह माइकल की वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा के लिए एक और झटका था। इन चुनौतियों के बावजूद माइकल अपने परोपकारी प्रयासों के माध्यम से दुनिया में अच्छाई की ताकत बने रहे। 1992 में उन्होंने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया भर के बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित एक चैरिटी संगठन है। फाउंडेशन ने बच्चों के अस्पतालों, अनाथालयों और अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिए लाखों डॉलर की सहायता और समर्थन प्रदान किया। हालांकि माइकल के धर्मार्थ प्रयास भी विवाद से अछूते नहीं रहे। 2002 में हील द वर्ल्ड फाउंडेशन पर एक पूर्व कार्यकारी निदेशक ने मुकदमा दायर किया, जिसने दावा किया कि माइकल ने संगठन के धन का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया था। मुकदमा अंततः खारिज कर दिया गया, लेकिन यह वित्तीय और कानूनी मुद्दों के जटिल जाल की एक और याद दिलाता है। 2009 में किंग ऑफ पॉप ने लंदन के O2 एरिना में दिस इज इट शीर्षक से वापसी के संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिसे शुरू में 10 संगीत कार्यक्रमों के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन जल्द ही यह बढ़कर 5050 प्रदर्शनों तक पहुंच गया, जो माइकल के चिरस्थायी आकर्षण और पर्दे के पीछे उनके वैश्विक प्रशंसक आधार की अटूट भक्ति का एक आश्चर्यजनक प्रतिबिंब था। हालांकि माइकल अपनी पूर्णता की अथक खोज के शारीरिक और भावनात्मक बोझ से जूझ रहे थे। वे अपने 50 वर्षीय शरीर को उस सीमा तक धकेलने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, ताकि वे अपने प्रशंसकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शानदार प्रदर्शन कर सकें। उनके सबसे करीबी लोग उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में चिंतित थे, लेकिन माइकल यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि वह अभी भी माइकल के पास वह जादू था जिसने उन्हें किंवदंती बना दिया था। 25 जून 2009 को उन्हें लॉस एंजल्स में उनके किराए के घर में बेहोश पाया गया। हालांकि उन्हें होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। माइकल को 50 वर्ष की आयु में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे संगीत उद्योग और पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। माइकल की विरासत एक सांस्कृतिक प्रतीक और संगीत के अन्वेषक केवल मजबूत ही हुए। उनके एल्बम चार्ट के शीर्ष पर वापस आ गए और उनके संगीत वीडियो ने ऑनलाइन लाखों नए दृश्य प्राप्त किए। एक वृत्तचित्र फिल्म यह है कि योजनाबद्ध वापसी संगीत समारोहों से रिहर्सल फुटेज का प्रदर्शन किया गया था, जिसे आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता के साथ जारी किया गया था। प्रशंसकों को जादू की एक मार्मिक झलक पेश की गई थी, जो माइकल के लोकप्रिय संस्कृति और संगीत उद्योग पर प्रभाव के कारण हो सकती थी। वह अथाह है। उन्होंने नस्लीय बाधाओं को तोड़ दिया, संगीत वीडियो प्रारूप में क्रांति ला दी और लाइव प्रदर्शनों के लिए नए मानक स्थापित किए। पॉप आत्मा और फंक का उनका अनूठा मिश्रण उनके विद्युतीय नृत्य चाल और अद्वितीय शोमैनशिप के साथ मिलकर
शैलियों और पीढ़ियों के अनगिनत कलाकारों को प्रेरित करता है। दो दुनियाओं के बीच विश्वास। माइकल जैक्सन की मौत के बाद के वर्षों में तथ्य और कल्पना एक अजीब और लगातार अफवाह फैल। मीडिया में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि माइकल ने अपने कथित धर्म परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में अपना नाम बदलकर मैककेल रख लिया था। अन्य लोगों ने कैट स्टीवंस, जिसे अब यूसुफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जैसे प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों के साथ उनकी दोस्ती को उनके धर्म अपनाने के प्रमाण के रूप में इंगित किया। हालांकि माइकल के सबसे करीबी लोगों ने अफवाहों को निराधार अटकलें बताकर खारिज कर दिया। उनके भाई जर्मैन ने, जो स्वयं 1989 में इस्लाम धर्म अपना चुके थे, ने जोर देकर कहा कि माइकल ने कभी भी शहादत नहीं ली। इस्लामी आस्था की घोषणा अन्य पारिवारिक सदस्यों और निकट सहयोगियों ने भी इसी भावना को दोहराया और जोर देकर कहा कि हालांकि माइकल का सभी धर्मों के प्रति गहरा सम्मान था, लेकिन इन खंडनों के बावजूद वह अपने मरते दम तक ईसाई रहे। अफवाहें जारी रहीं, जिसे आंशिक रूप से माइकल के पूर्व अंगरक्षक मैट फाइड्स के 2010 के एक साक्षात्कार से बल मिला, जिन्होंने दावा किया कि स्टार ने वास्तव में 2008 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनके बयान को माइकल को अच्छी तरह से जानने वाले कई लोगों ने संदेह के साथ देखा और उनकी विश्वसनीयता पर तब और सवाल उठे जब उन्होंने गायक के व्यक्तिगत जीवन और कथित नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में कई अजीबोगरीब दावे किए, जैसा कि माइकल जैक्सन के जीवन और विरासत के कई पहलुओं के साथ हुआ। इस्लाम में उनके धर्मांतरण की अफवाह अभी भी रहस्यपूर्ण है। कुछ लोग इस अटकलबाजी को रहस्यमय सुपरस्टार के प्रति स्थायी आकर्षण और उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के पीछे छिपी गहराइयों और रहस्यों को उजागर करने की इच्छा के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। अंतिम रहस्य ग्लेनेडेल, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के केंद्र में अभयारण्य के रहस्य एक विशाल मेलम माइकल जैक्सन की स्थायी विरासत के एक संरक्षक के रूप में खड़ा है। पॉप के राजा को 3 सितंबर 2009 को एक निजी समारोह में उनके परिवार और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में यहां दफनाया गया था। महान मस्जिद के होली टेरेस खंड में दफनाया गया था। माइकल का अंतिम विश्राम स्थल एक सुरक्षित सुविधा है, जो आम जनता या मीडिया के लिए अत्यंत सीमित आधार को छोड़कर पहुंच से बाहर है। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी माइकल एक रहस्य बने हुए हैं। उनका अचिह्नित क्रिप्ट मेलम के रंगीन प्रवेश द्वार के माध्यम से आंशिक रूप से दिखाई देता है, जिसे अक्सर प्रशंसकों द्वारा छोड़े गए फूलों से सजाया जाता है और उनके दफन होने के 1 दशक से अधिक समय बाद सुरक्षा गार्डों द्वारा क्रिप्ट के बाहर रखा जाता है। माइकल की कब्र को सील कर दिया गया था। इसकी सामग्री जनता की जिज्ञासु आंखों से छिपी हुई थी। प्रशंसकों और उत्सुक दर्शकों को दूरी पर रखा गया था। जुलाई 2010 में सुरक्षा गार्डों की एक टीम द्वारा दिवंगत आइकन को श्रद्धांजलि देने की उनकी उम्मीदें एमजेड लियाम की अभेद्य दीवारों द्वारा धराशायी हो गईं। तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रशंसकों ने स्थायी स्याही में सपनों को जीवित रखने और तुम्हारी याद आती है जैसे संदेश छोड़े थे। इससे उनके दफन स्थल के आसपास का रहस्य और बढ़ गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, माइकल की कब्र के आसपास का रहस्य और गहरा होता गया। अफवाहें उड़ी कि क्रिप्ट खाली था, कि माइकल की कब्र खाली थी,